क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं तो। श्रीवास्तव मौसी का जब बेटा हुआ था, उन्होंने तभी ठान लिया था कि अपने बेटे के लिए सबसे सुंदर लड़की का हाथ मांग कर लाएंगी। श्रीवास्तव मौसी को भी बचपन से हीरोइन बन के रहने का बड़ा शौक था, तो बहू भी उनको हीरोइन जैसी ही चाहिए थी। एक दिन उन्होंने मिस गाजियाबाद डिम्पल से उसकी शादी करवा दी। यहाँ बस एक ही दिक्कत थी, डिम्पल को फेस मास्क बनाना तो आता था, पर आटा गूंथना नहीं आता था। बातें तो पक्की पक्की करती थी, पर रोटियां कच्ची पक्की बनाती थी। कमला बहन, मानना पड़ेगा, आप शहर की सबसे सुंदर लड़की को ब्याह कर ले आई है अपने बेटे के लिए। अब इसमें हमने तो कुछ नहीं किया भाई साहब, सब ऊपर वाले की कृपा है। जी जी, तो क्या क्या कर लेती है आपकी बहू? सब कुछ। जाओ बेटा डिम्पल, शर्मा जी के लिए थोड़ा नाश्ता पानी बना लाओ। डिम्पल नजदीक जाकर श्रीवास्तव मौसी के कान में फुसफुसाती है। मम्मी जी, नाश्ता बनाना तो नहीं आता, सिर्फ पानी ले आओ। अरे बेटा, तुझे देखने कितने लोग आए हैं, इन सबको पानी पिलाने का ही इरादा है क्या? सुंदर हूँ इसलिए देखने आए हैं। क्या करूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ तो आप ही बताओ ना, क्या करूँ मैं? अरे बेटा, कुछ मत कर, खाना बनाना सीख ले बस। श्रीवास्तव मौसी के लिस्ट में सुंदरता सबसे ऊपर आती थी और उन्हें उसी का फल मिला। उनके बेटे अशोक ने एक दिन माँ से शिकायत की। माँ, कैसी बहू ढूंढ कर लाई हो? मैं शाम को थक हार कर घर लौटता हूँ तो मुझे कहती है, आज पेडिक्योर करना है, करवा दोगे? अरे जबकि दिन भर काम करके पाँव मेरे थके थे। अरे बेटा, ठीक है ना, धीरे धीरे सीख जाएगी। अरे क्या सीख जाएगी माँ, उससे कुछ भी नहीं आता। हफ्ते भर का शेड्यूल बना लिया है उसने, पेडिक्योर, हेड मसाज, मुल्तानी मिट्टी का ये वो, अरे पता नहीं क्या क्या। अरे मुझे तो नाम भी नहीं आते। देख बेटा, खाना बनाना, सब्जी काटना, ये सब सीखा जा सकता है, पर सुंदरता नहीं सीखी जा सकती। इतनी सुंदर बहू मिली है, फिर भी तू खुश नहीं है, कैसा बेटा है तू? श्रीवास्तव मौसी का मानना था कि समय रहते बहू सब सीख जाएगी, पर मिस गाजियाबाद से शादी कराने के बाद घर का जो नाम हुआ है वो जरूरी है। अरे सबकी बहू खाना बना लेती है, हमारे घर में तो काम वाली दीदी भी है, पर हमारे घर में जितनी सुंदर बहू है ना, उतनी किसी के घर में नहीं। ऐसा श्रीवास्तव मौसी सबको कहती रहती। फिर एक दिन वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। डिम्पल को पिंपल हो गया। डिम्पल घर में छुपी बैठी थी, पर ऐसी खबर छिपती कहाँ है। शर्मा जी घर में अपने बेटे की शादी का न्योता देने आए तो उन्होंने पूछ लिया, अरे आज आपकी बहू नहीं दिख रही? हाँ, वो ना थोड़ा काम में बिजी है, आती ही होगी। और इतने में डिम्पल सही में किसी काम से वहां आ जाती है। बस शर्मा जी की नजर पड़ जाती है डिम्पल के पिंपल पर, जो उन्हें चांद पे दाग जैसा लगता है। पूरे शहर में बात फैल जाती है कि डिम्पल को पिंपल हो गया है। ये दिक्कत काफी गंभीर थी और श्रीवास्तव मौसी को पता था कि अगर ऐसा चलता रहा तो उन्होंने जो हासिल किया था सब मिट्टी में मिल जाएगा। उन्होंने फट से डिम्पल को अपने कमरे में बुलाया। अरे बेटा, शर्मा जी के बेटे की शादी 1 हफ्ते में ही है, हमें उससे पहले ही तुझे वापस सुंदर बनाना पड़ेगा। तू बता, तुझे मेकअप के लिए क्या क्या चाहिए? डिम्पल की दी गई लिस्ट का सामान श्रीवास्तव मौसी शाम को ही ले आती है और उसके बाद शुरू होता है डिम्पल का मेकओवर। 1 हफ्ते में सारे क्रीम्स पाउडर टेस्ट हो चुके हैं और डिम्पल और श्रीवास्तव मौसी रेडी हो जाते हैं शर्मा जी के बेटे की शादी के लिए। शादी के दिन डिम्पल बहुत सुंदर लग रही थी। श्रीवास्तव मौसी को उम्मीद थी कि बस अब तो हर जगह वो और डिम्पल ही छाए रहेंगे, चाहे शादी किसी की भी हो। पर जब वो शादी में पहुंचते हैं तो उन्हें बाहर शर्मा जी लोगों का स्वागत करते मिलते हैं। अरे कमला जी, सही समय पर आई हैं, आप ही का इंतजार था। हमने भी हमारे बेटे के लिए मिस अहमदाबाद ढूंढी है।
डिम्पल और श्रीवास्तव मौसी दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं शर्मा जी की बहू को देखकर। वो तो डिम्पल से भी ज्यादा सुंदर थी। क्यों, हमने भी अच्छी बहू ढूंढी है ना? हाँ शर्मा जी, बाकी आजकल के जमाने में सुंदरता से क्या होता है भाई। देखो, बूढ़े तो सब होते हैं। मैं तो मानती हूं कि बस रोटियां गोल बना दे, इससे ज्यादा क्या चाहिए। सुंदरता का क्या है, ढल जाती है, पर गुण वो हमेशा रहते हैं। अरे बाबा, इतना बड़ा ज्ञान आपको कोई गुरु भी नहीं देता जितना बड़ा ज्ञान आपको एक छोटे से पिंपल से मिल गया। अगले दिन जब अशोक डिम्पल से बात कर रहा होता है, कल शादी में मिस अहमदाबाद के बाद सब मिस गाजियाबाद यानी तुमको ही देख रहे थे। क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं तो आप ही बताओ क्या करूं। क्या करूं मैं तो कहती हूं कि घर का कोई काम कर या फिर बाहर अपने लिए कोई काम ढूंढ ले। है? क्या कहा माँ जी? हाँ जी, सुंदरता का क्या है। कल तूने मिस अहमदाबाद से मात खाई, आगे कोई मिस हैदराबाद आ जाएगी या मिस फैजादाबाद आ जाएगी, इसलिए काम पर ध्यान दो। हाँ। और कुछ महीनों बाद, अरे बहू, काम करने के बाद तू सुंदर नहीं, अति सुंदर हो गई है। किराएदार बेटा। उठ जा नालायक, सुबह के 8 बजने को है। तुझे एग्जाम नहीं देना क्या? थोड़ी देर और सोने दीजिए ना पापा। तू उठता है या फिर मैं तेरे ऊपर पानी फेंकूं? रोज गधों की तरह सोता रहता है, पेपर की कोई टेंशन ही नहीं है। और एक हमारा समय था जब हम पेपर में फेल होने के डर से रात भर पढ़ा करते थे, सो ही नहीं पाते थे। तो क्या आप उसका बदला मुझसे लेंगे? मैं 15 मिनट बाद उठ जाऊंगा, आप प्लीज जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। इतना कहकर रौनक रजाई ढककर फिर से सो जाता है। तू ऐसा नहीं मानेगा, रुक, मैं अभी पानी लेकर आता हूं। बस फिर क्या था, इतना कहकर वो भागते हुए बाथरूम में जाते हैं और पानी की एक बड़ी सी बाल्टी लाकर रौनक के ऊपर फेंक देते हैं। पानी पड़ते ही रौनक झट से उठ जाता है। ये आपने क्या किया पापा? अब तो उठेगा नहीं तो यही करना पड़ेगा ना। वैसे थैंक्स डैड, आपके कारण ना अब मुझे नहाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, अब आप माँ से बोलकर मेरे कपड़े निकलवा दीजिए, तब तक मैं ब्रश कर लेता हूँ। वैसे कल ना आप एक काम और करना, नहलाने के साथ साथ मुझे ब्रश भी करवा देना। ये ब्रश करने में ना मुझे बहुत आलस आता है। रौनक की बातों से अरविंद का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अपनी पत्नी कमला के पास जाता है और रौनक की हरकतों के बारे में बताता है, जिसे सुन उसकी पत्नी हंसने लगती है। तुम अपने बेटे को समझाने के बजाय हंस रही हो। रौनक बच्चा है, धीरे धीरे सुधर जाएगा, आप क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो? अभी नहीं सुधरेगा तो कब सुधरेगा? 10वीं क्लास में है रौनक, वो अब कोई बच्चा नहीं रहा। अरविंद की इतना बोलते ही वहां रौनक भी आ जाता है। क्या डैड, मैंने आपको एक काम दिया था, वो भी नहीं हुआ आपसे। अरे क्या हुआ बेटा? माँ, मैंने डैड से बोला था कि वो आपको बोलकर मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म निकाल दे, लेकिन मेरे पीछे पड़ने के अलावा इनसे एक काम ढंग से नहीं होता। देख रही हो कमला, देख रही हो अपने लाडले को? अरे आप चुप रहिए जी। चलो बेटा, मैं तुम्हें कपड़े निकाल कर दे देती हूँ। बस ऐसे ही साल पर साल बीतते जाते हैं, लेकिन रौनक के रवैये में कोई बदलाव नहीं आता। वो पहले से भी ज्यादा आलसी और पूरी तरह अपने माता पिता पर निर्भर हो जाता है। 2 साल बाद पता नहीं कहाँ गायब रहता है पूरे दिन, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं उसकी? दोस्तों के साथ खेल रहा होगा, आ जाएगा अभी। ये कोई टाइम है खेलने का? 10 बजने वाले हैं, इतनी रात में कौन खेलता है? कमला कुछ कहती उससे पहले ही रौनक वहां आ जाता है।
मम्मी जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। तुम्हें तब तक खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम बता नहीं देते कि इतनी रात गए कहां से आ रहे हो। ओ प्लीज डैड, अब आप एसी पे प्रद्युमन बनकर मेरे सर पर बंदूक लेकर मत बैठ जाना। अपनी फालतू की बकवास बंद कर और बता कहां से आ रहा है। माँ अब समझाइए ना डैड को। बता देना बेटा, इनको भी तसल्ली हो जाएगी। आप बोल रही हैं तो बता देता हूँ। मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था, इसलिए देर हो गई। तो इन सब चीजों में मेरे पैसे उड़ाता है। कभी 1 रुपया कमाने के बारे में सोचा है तूने? जब देखो हवा की तरह पैसे उड़ाता रहता है। माँ अब आप इन्हें चुप करा दीजिए, वरना ना मुझे गुस्सा आ जाएगा। अच्छा क्या कर लेगा? बता ना क्या कर लेगा तू? वैसे बात तो ठीक ही है, मैं कर ही क्या सकता हूँ। पैसे तो फिर भी मैं आपसे ही मांगूंगा ना। चलिए अब ये सब बात छोड़िए और मम्मी मेरे लिए खाना लगा दीजिए। अभी लगा देती हूँ बेटा। मैं बता रहा हूँ कमला, एक दिन ये ऐसे ही बिगड़ जाएगा। उफ़ो, आप क्यों इतना पीछे पड़े रहते हो मेरे बच्चे के? बात की बाद में देखेंगे, अभी आप शांति से उसे खाना खाने देंगे। अगले दिन, डैडी मुझे 10,000 रुपए चाहिए। हाँ? अब इतने पैसे क्यों चाहिए तुझे? डैड आप बिना सवाल किए कभी पैसे नहीं दे सकते क्या? जब तक तू बताएगा नहीं तुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। अरे अब आप अपने बेटे को पैसे भी नहीं दे सकते? नालायक, तेरी उम्र के लोग नौकरी करते हैं और एक तू है जो नौकरी करने का नाम ही नहीं लेता कभी। आप लोगों के होते हुए भला मैं नौकरी क्यों करूं? अरे हम कब तक पैसे देंगे तुझे? तुझे भी तो अपने पैरों पर खड़ा होना होगा ना। कौन सा उधार के पैरों पर खड़ा हूं? अपने ही तो पैरों पर खड़ा हूं मैं। इसी तरह रौनक दिन प्रतिदिन लापरवाह होता जाता है। उसकी लापरवाही को देखते हुए अरविंद और कमला अपने बेटे की शादी कराने का फैसला लेते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर ही रौनक की शादी मेघा नाम की लड़की से करा देते हैं। शादी के कुछ दिन बाद, रौनक, मुझे एक अच्छी सी साड़ी चाहिए, आप ला दोगे ना? हाँ क्यों नहीं। कितने तक की आती है साड़ी? यही करीब 5,000 तक की। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही डैडी से पैसे मांगकर तुम्हारे लिए साड़ी ले आऊंगा। आप कब तक ऐसे ही अपने पापा से पैसे मांगते रहेंगे? कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं कर लेते आप? अरे डैड के होते हुए मुझे नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? पर आप ऐसे कब तक उनसे पैसे मांगते रहेंगे? कुछ आपको अपने दम पर भी तो करना होगा ना। अब तुम भी बाकी लोगों की तरह मुझे ज्ञान देना शुरू मत कर देना। साड़ी चाहिए ना तुम्हें, मिल जाएगी बस। इतना कहकर रौनक अपने पिता से पैसे मांगने चला जाता है। डैडी मुझे 5,000 रुपया चाहिए। अब 5,000 क्यों चाहिए तुझे? वो मेघा को साड़ी चाहिए थी। अरविंद आगे बिना कुछ कहे चुपचाप उसे पैसे निकाल कर दे देता है। कुछ दिन बाद, तुम्हें नहीं लगता कमला, रौनक हम पर पहले से भी ज्यादा डिपेंड हो गया है? मुझे तो अब उसके भविष्य की चिंता होने लगी है। कल को हमें कुछ हो गया तो वो क्या करेगा? काश तुमने पहले ये सोच लिया होता तो आज हमारा बेटा इतना लापरवाह नहीं होता। तब मुझे कहाँ पता था कि मेरा लाड़ प्यार उसे इतना बिगाड़ देगा कि वो इस हद तक लापरवाह बन जाएगा। कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। मुझे पता है उसे कैसे सुधारा जा सकता है। कैसे? अरविंद कुछ कहता उससे पहले रौनक वहां आ जाता है और पैसों के लिए हाथ फैलाने लगता है। डैड, मैं और मेघा बाहर घूमने जाना चाहते हैं। अरे वाह, ये आज सूरज कहाँ से निकला है? डैड प्लीज। अच्छा चलो अब मुद्दे की बात करो। मुझे अब 25,000 चाहिए। अब तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत है तो कोई ढंग की नौकरी कर लो। मम्मी आप कुछ कहिए ना डैड को। बेटा वो गलत क्या बोल रहे हैं? ये सब हम तेरे भले के लिए ही तो कर रहे हैं। मम्मा मैंने बताया ना आपको, मुझे नहीं करनी कोई जॉब वॉब। तो ठीक है,
निकल जाओ हमारे घर से। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैंने ये घर खड़ा नहीं किया है। जितना ये घर आपका है ना, उतना ही मेरा भी है। मैं कहीं नहीं जाने वाला। जाना तो पड़ेगा ही तुझे, क्योंकि अब मैं तेरा कोई भी खर्चा नहीं उठाने वाला। ठीक है, मत उठाइए मेरा खर्चा, मैं अपने दम पर भी जी सकता हूँ। तो बेशर्मों की तरह अब तक यहाँ क्यों खड़ा है? अपना सामान ले और निकल जाए यहाँ से। रौनक पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। घर से निकालना जरूरी है क्या उसे? बिना पैसों के कौन रखेगा उसे किराए पर? अगर उसका भविष्य सुधारना है तो हमें अपने दिल पर पत्थर रखकर ये कदम उठाना ही होगा। दोनों बात कर रहे होते हैं कि रौनक अपनी पत्नी के साथ एक बड़ा सा बैग लेकर घर से निकल जाता है, लेकिन घर से बाहर उसे कोई भी मुफ्त में अपने घर किराए पर नहीं रखता। अंत में थक हार कर वो फिर से अपने घर चला जाता है। क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो दहाड़ते हुए घर से निकला था, अब क्या हुआ? नहीं रखा ना किसी ने तुझे किराए पर? डैड प्लीज, मैं कुछ दिनों में कोई अच्छी सी नौकरी शुरू कर दूंगा। आप तब तक तो हमें रख लीजिए प्लीज। सुबह से रात हो चुकी है लेकिन कोई हमें रखने को राजी नहीं है। अब आप ही बताइए, इतनी रात को मैं मेघा को लेकर कहाँ जाऊंगा? ठीक है ठीक है, बहू की वजह से मैं तुझे घर पर रख रहा हूँ, लेकिन तू इस घर में एक बेटे की नहीं बल्कि एक किराएदार की हैसियत से रहेगा। 3 महीने है तेरे पास। इन 3 महीनों के अंदर अंदर मुझे तेरी पहली तनख्वाह हाथ में चाहिए, समझ गया? पक्का डैड, इन 3 महीनों के अंदर अंदर तो कोई बढ़िया सी नौकरी ढूंढ ही लूंगा मैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अरविंद के दिए 3 महीनों में से 2 महीने बीत चुके होते हैं। पापा जी ने हमें 3 महीने दिए थे, जिसमें से 2 महीने तो बीत चुके हैं। अब ये आखिरी महीना बचा है। अरे तुम चिंता मत करो, आज मेरा ना 2 जगह इंटरव्यू है, दोनों में से कहीं ना कहीं तो जॉब लग ही जाएगी। अच्छा, ऑल द बेस्ट। रौनक इंटरव्यू के लिए निकल जाता है, जिसके बाद शाम में रौनक घर आता है। कैसा गया इंटरव्यू? आपकी नौकरी लगी या नहीं? अरे पहले सांस तो ले लेने दो अच्छे से। बताइए ना, मुझसे तो जरा भी इंतजार नहीं हो रहा है। वो दरअसल बात यह है कि मेरी नौकरी तो लग चुकी है लेकिन पैसे बहुत कम है। कितने पैसे हैं? 15,000। इतने में अरविंद और कमला मिठाई का डिब्बा लेकर आ जाते हैं। बधाई हो बेटा। हम जानते थे तेरी जॉब जरूर लगेगी, लेकिन मेरी सैलरी बहुत कम है मम्मा। कम है तो क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। हाँ बेटा, हम तो बस चाहते थे कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मतलब अब आप मुझे घर से नहीं निकालेंगे? नहीं, ये सब हमने तुझे जिम्मेदार इंसान बनाने के लिए किया था। थैंक यू मम्मी पापा, अगर आप दोनों ऐसा नहीं करते तो मुझे कभी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तक नहीं होता। आज आपने मुझे सिखा दिया कि इंसान का अपने पैरों पर खड़ा होना भी जरूरी होता है। इतना कहकर रौनक झट से अपने माता पिता के गले लग जाता है और अपनी कमाई की पहली तनख्वाह वो अपने माता पिता के हाथ में सौंपता है। इस तरह रौनक एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति से एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है। कंवारी ननद। अंजलि की उम्र लगभग 30 साल हो चुकी थी। वो एक स्कूल में टीचर की जॉब करती थी। अंजलि के घर में उसकी माँ के अलावा उसका छोटा भाई और भाभी भी रहा करते थे। 30 साल की उम्र होने के बाद भी अंजलि की अब तक शादी नहीं हुई थी। इस बात को लेकर अंजलि की माँ रुक्मिणी देवी काफी परेशान रहा करती थी। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, जरा मेरा टिफिन तो दे दीजिए। अब क्या पूरी जिंदगी मैं तुझे टिफिन बनाकर देती रहूंगी? अरे कुछ सोचा भी अपने बारे में या बस ऐसे ही? क्या माँ, सुबह सुबह फिर वही बातें लेकर बैठ गई। माँ गलत क्या कह रही है अंजलि दीदी? इतनी उम्र हो चुकी है आपकी, माँ कब तक आपकी सेवा करती रहेंगी? भाभी, मैंने माँ को कब कहा कि मेरी सेवा करो? वैसे भी अपना टिफिन मैं खुद तैयार कर लेती हूँ, बस टेबल से उठाकर देने को ही तो कहा था।
वैसे अंजलि दीदी, देखा जाए तो टिफिन उठाकर देने की उम्र तो आपकी है। आपका अपना घर परिवार बच्चे होते तो ये जिम्मेदारी आज आप पूरी कर रही होती। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती है, और तुम सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? अरे कुछ कहना क्या पीछे पड़े रहना होता है। अपने छोटे भाई को देख, तुझसे 3 साल छोटा है लेकिन 2 बच्चे खेल रहे हैं आंगन में। मुझे आप लोगों की कोई बात नहीं सुननी, जा रही हूं मैं। और आप में से किसी को मेरा कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगी। इतना कहकर अंजलि वहां से चली जाती है। शाम को जब अंजलि अपने स्कूल से लौटकर घर वापस आती है तो उसने देखा कि पड़ोस वाली निर्मला चाची वहां पर बैठी हुई थी। क्या बात है अंजलि बिटिया, नौकरी करके वापस आ गई? जी चाची जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ शादी के बारे में कुछ सोचा या नहीं? अरे रहने दीजिए ना, इससे तो शादी की बात करना ही बेकार है। कुछ भी कहो तो गुस्सा करती है, बात बात पर आंखें दिखाती है। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने कब आप पर गुस्सा किया? अरे अंजलि बेटा, तुम्हारी माँ ठीक ही तो कहती है। 30 की होने आई हो, अब तुम्हें भी शादी वादी कर लेनी चाहिए। चाची जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे शादी करने से मैंने मना किया हो। रहने दीजिए निर्मला चाची, हमारी अंजलि दीदी को अभी तक उनकी पसंद का दूल्हा नहीं मिला ना, इसीलिए वो शादी नहीं कर रही। भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तो फिर क्या बात है? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए इतने रिश्ते ढूंढे लेकिन तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आता। क्या है ना चाची जी, हमारी ननद रानी नौकरी जो करती है ऐसे ही थोड़ी ना किसी को पसंद कर लेंगी। अरे भाई, नौकरी का घमंड है तो बात अलग है, कोई और बात हो तो बताओ, कोई रास्ता निकाला जाए। नहीं नहीं चाची जी, कोई बात नहीं है, बस मुझे अभी तक अपनी पसंद का कोई मिला नहीं है। सुन लिया आपने, इस लड़की के तो पर निकल आए हैं और इतनी उम्र में अपनी पसंद का कोई मिलेगा भी नहीं इसे। माँ, आप मेरी शादी को लेकर हमेशा मुझे ताने क्यों मारती रहती हैं? अपनी माँ की बातें तो ताने लगती है। ताने हैं? बताओ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? देखो, ये सब छोड़ो, मेरी दूर की बुआ का बेटा है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, उम्र होगी कोई 34-35 साल। आप कहें तो बात आगे बढ़ाऊं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। अरे जल्दी से लड़के को यहाँ बुला लो। माँ, आप मुझसे पूछे बिना मेरी शादी की बात करने जा रही हैं, और मेरी उम्र 30 भी पूरी नहीं हुई है। निर्मला चाची कह रही है कि वो लड़का 35 साल का है। अंजलि दीदी, आपको क्या लगता है इस उम्र में कोई फिल्म का हीरो आएगा आपके लिए? देखिए, अब पसंद और नापसंद की बात तो रहने दीजिए, पसंद करने की उम्र तो आपकी निकल चुकी। अब तो जो भी मिले उसी से शादी कर लीजिए, इसी में भलाई है। तेरी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब जैसा रिश्ता मिले उसके लिए हाँ कर देना, ताकि हम भी गंगा नहाए। ठीक है, चलिए मैं उस लड़के को कहती हूँ, वो कल ही अंजलि को देखने आ जाएगा। अगले दिन निर्मला चाची के दूर का रिश्तेदार अंजलि को देखने उसके घर आता है। उसका नाम था अजय। अंजलि जी, तो आप नौकरी करती हैं, वो भी स्कूल में? जी हाँ, मैं स्कूल में टीचर हूँ। हमारी बेटी बहुत होशियार है। अरे पढ़ने लिखने में इतनी होशियार है, इसीलिए तो इसकी नौकरी लगी है स्कूल में। हाँ हाँ ठीक है आंटी जी, जरा मुझे भी तो बात करने दीजिए आपकी बेटी से। जी पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं? अंजलि मैडम, ये तो बताइए कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? बस ऐसे ही, कहीं कोई रिश्ता पसंद नहीं आया इसलिए। लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने शादी क्यों नहीं की? अंजलि, क्या कर रही हो तुम? लड़कियों को इस तरह की बातें नहीं शोभा देती। रहने दीजिए आंटी जी, आपकी बेटी काफ़ी पढ़ी लिखी है, मैं उनके सवाल का जवाब दे ही देता हूँ। वो क्या है ना, मुझे भी अभी तक अपनी पसंद की कोई लड़की नहीं मिली। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे आपकी तनख्वाह कितनी है? कितना कमा लेती हैं महीने का? जी यही कोई 25,000 महीने। बस 25,000? इतने से क्या होता है? इतने से तो आजकल घर भी नहीं चलता। आपके कहने का क्या मतलब है? अरे मैं तो ये सोच कर आया था कि नौकरी वाली लड़की है, आराम से 40,000 कमाती होगी।
माफ कीजिएगा, आपका और मेरा रिश्ता नहीं हो सकता। जी कोई बात नहीं, मुझे भी आपके साथ शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंजलि, किस तरह की बात कर रही हो? घर आए रिश्ते को ठुकरा रही हो तुम। दीदी, अब इस उम्र में आपको इतनी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल गया, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर कुंवारी ही रह जाओ आप। कुछ दिन और ऐसे ही निकल जाते हैं और अंजलि की शादी कभी नहीं होती। अंजलि के परिवार वाले बिंदास उसे ताने मारते रहते हैं, लेकिन अंजलि एक बड़ी नौकरी की तैयारी करती है और उसमें सिलेक्ट होने के बाद अंजलि को एक बहुत बड़ी नौकरी मिल जाती है। अब तो दीदी के नखरे और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे भाई। अब तो इतनी बड़ी नौकरी जो लगी है, अब इनकी शादी होने से रही। माँ, मुझे नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा। आप जानती हैं ये बहुत बड़ी जॉब है और इसमें पैसे भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, कितने पैसे मिलेंगे बेटा? माँ, मुझे हर महीने 90,000 सैलरी मिलेगी। क्या? अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फायदा क्या? कितने भी पैसे मिले, शादी तो हुई नहीं ना तुम्हारी। अंजलि नौकरी करने के लिए दूसरे शहर में चली जाती है और जब कुछ महीनों के बाद वो वापस घर आती है तो उसे अपने पति के साथ देखकर उसके घर वाले हैरान रह जाते हैं। अरे अंजलि, तूने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। और दामाद जी करते क्या हैं? इतनी बड़ी कार है उनकी। माँ, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन आप सबके ताने सुनकर बहुत दुखी हो गई थी और इसलिए मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली। मेरे पति मेरे साथ ही ऑफिस में नौकरी करते हैं और बहुत बड़े अफसर हैं। और एक बात बताऊं माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। काली नजर। माँ, माँ, अरे क्या माँ माँ कर रहा है? बकरी का बच्चा है क्या? अरे माँ, मजाक छोड़ो, मुझे फाइनली वो मेन चौराहे वाली दुकान मिल गई है। अब देखना, आपका बेटा दुगनी स्पीड से पैसा कमाएगा। उफ़ो, ये क्या? मेरी ऑनलाइन मेकअप क्लास चल रही है। इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो आप दोनों? अरे मेरी धर्म पत्नी जी, मेकअप क्लास बाद में करना। वो चौराहे वाली दुकान मिल गई है हमको। अरे वाह, रुको, मैं अपनी माँ को फोन लगाकर बता देती हूँ। अरे मैं भी अपने रिश्तेदारों को बता देती हूँ, कितनी खुशी की बात है। हाँ हाँ, मैं भी अपने दोस्तों को बता देता हूँ, 1 हफ्ते बाद रजिस्ट्री है। बस घर में खुशी का मौका था। उन तीनों ने अपने अपने फोन उठाए और लोगों में बात फैलाना शुरू कर दिया। और रही सही कसर श्वेता बहू ने अपने पड़ोस में सबको बताकर कर दी। अरे वर्मा आंटी, अब हम भी जल्दी कार ले लेंगे, घर का रेनोवेशन होगा और ठाट से रहेंगे हम भी। अरे ऐसा क्या हुआ? लॉटरी बाटरी लग गई है क्या? अरे इस बार चौराहे वाली मॉल में हमको भी दुकान मिल गई है, दुकान नंबर 21, जो एकदम चौराहे पर है। अब ग्राहक बढ़ेंगे तो आमदनी भी बढ़ेगी ही ना। अरे वाह, कितनी खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इतना खुश देख के। बाकी एक बात कहूँ, सबको मत बताते फिरना। किसी की नजर लग जाएगी तो खुशी की खबर वापस लौट जाएगी। हैं? ऐसे थोड़ी ना होता है, अब डरा रही हो। अरे सही कह रही हूँ, काली नजर कहते हैं इस चीज को, जब आप किसी को कुछ बताओ और वो काम बिगड़ जाए। अरे लेकिन मैं तो। तुमने सबको बता दिया ना? हाँ, फोन लगा लगा के। अब बच के रहना, काली नजर बड़ी खतरनाक होती है। श्वेता इतनी खुश रहती है कि वो वर्मा आंटी की बात पर ध्यान ही नहीं देती, जबकि पड़ोस में और भी लोगों से खुशी की खबर शेयर करती रहती है। अगले दिन राजेश बहुत दुखी होकर घर आता है। अरे बेटा, क्या हुआ? मुंह क्यों सूजा हुआ है?
मधुमक्खी ने काट लिया क्या? माँ, वो दुकान किसी और के पास चली गई, किसी ने ज्यादा भाव लगा दिया। अरे पर बात तो आपसे हुई थी ना उस दुकान वाले की। हाँ, आज मैं टोकन अमाउंट देने गया था, तब मुझे पता चला कोई आकर सुबह मुझसे पहले ही ज्यादा अमाउंट दे गया। काली नजर। क्या क्या कहा? वर्मा आंटी ने समझाया था कि किसी को बताना मत, वरना काली नजर लग जाएगी। अच्छा, तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। उनकी बात मान लेती, लेकिन उसके पहले ही सबको बता चुके थे ना हम तीनों। अरे अगली बार से ध्यान रखेंगे, कोई भी नई चीज होगी तो किसी को नहीं बताएंगे। तीनों कुछ दिन ऐसे ही रहते हैं, पर एक दिन श्वेता को एक मेल आता है। राजेश, मेरा ऑनलाइन मेकअप कोर्स कंप्लीट हो गया, अब मैं खुद का पार्लर खोल सकती हूँ। अरे वाह, अपने मोहल्ले में ही खोलते हैं? ये जो घर के सामने दुकान है ना, वहीं? हाँ, यहाँ सस्ती भी मिल जाएगी। अगले दिन श्वेता वर्मा आंटी के पास जाती है मिठाई का डब्बा लेकर। अरे आओ आओ, कैसे आना हुआ? जोर से नहीं बोलूंगी। वो सामने वाली दुकान है ना, वहां मैं अपनी पार्लर की दुकान खोलने वाली हूँ, उसकी मिठाई है। अरे वाह, बहुत बधाई हो तुमको। हाँ, मैं कमाने लगूंगी तो राजेश पर पूरे घर का बोझ नहीं रहेगा ना आंटी जी। ये तो है, पर ये बता कि तूने ये बात किसी और को तो नहीं बताई ना? अरे नहीं नहीं, पिछली बार गलती कर दी थी, काली नजर लगी किसी की और राजेश के हाथ से वो दुकान चली गई थी। सबको मत बताना। चलो मैं चलती हूँ, कल दुकान की बात करने भी तो जाना है। अगले दिन श्वेता दुकान के लिए मालिक से बात करने जाती है। अरे लेकिन दुकान तो हम कल रात को ही किसी को दे चुके हैं। कल ही? हाँ, कल ही। 2 दिन बाद कोई यहाँ पार्लर भी खोल लेगा, अब कहीं और दुकान देख लीजिए। अरे पर हमको भी तो पार्लर ही खोलना था। हाँ भाई, एक ही दुकान है, आधी आधी तो नहीं दे सकता ना मैं। राजेश और श्वेता घर पर हताश होकर आ जाते हैं। इस बार तो किसी को बताया भी नहीं था, अब किसकी काली नजर लग सकती है? सुनो, तुमने माँ को बताया था क्या? अरे कैसी बात कर रही हो, माँ की नजर थोड़ी ना लगेगी। पक्का तुमने किसी को नहीं बताया था ना? सिर्फ वर्मा आंटी को बताया था, उन्होंने ही मुझे किसी को नहीं बताने को कहा। अरे यार, तुम भी सही हो, मेरी माँ को नहीं बताने को कह रही हो, पर वर्मा आंटी को बताना तुम्हें जरूरी लगा। अरे वर्मा आंटी ने ही तो काली नजर के बारे में बताया था ना, वो हमेशा हमारा भला ही तो चाहती है। मेरी माँ भी हमारा भला ही चाहती है। अरे पर चिल्ला क्यों रहे हो? बात नहीं कर सकते क्या आराम से? नहीं आता वो आराम से बात करना, और करना भी नहीं चाहता हूं मैं। दुकान जाने का दुख गुस्से में बदल गया था और राजेश और श्वेता में बात बंद हो गई थी। 2 दिन बाद मोहल्ले में पार्लर का इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें मोहल्ले के सभी लोगों को बुलाया गया, पर श्वेता, राजेश और माँ नहीं जाते। माँ, अंदर आ जाओ, क्या देख रही हो? अरे नया पार्लर देख रही हूं अपने आंगन से। देखो, माँ को दूसरे का सुख देखने में कितना मजा आ रहा है, मेरा दुख नहीं दिख रहा इन्हें। यहाँ मेरा पार्लर भी तो हो सकता था। अरे चुप रहो यार, हर बात में लड़ाई क्यों ढूंढ रही हो? राजेश और श्वेता फिर बहस करने लगते थे। तभी माँ ने दोनों को बाहर बुलाया। अरे जरा देखो तो, दुकान चलाने वाले का बोर्ड पर नाम क्या लिखा है? श्रुति वर्मा। गाड़ी निकाले बेटा, हमें कहीं जाना है। काली नजर का इलाज कराने? राजेश अपनी बाइक निकालता है। तीनों ट्रिपलिंग कर रहे हैं। माँ राजेश को उस मॉल वाली दुकान पर लेकर जाती है जहां राजेश अपनी दुकान खोलने वाला था। यही दुकान लेना चाहता था ना तू? हाँ, पर इनको भी दुखी करने लेकर आई हो क्या यहाँ पर दुकान दिखाकर? वहां काफी नहीं था? अरे श्वेता, थोड़ा सब्र रख, अभी पता चलेगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं।
बता, इस दुकान चलाने वाले का नाम क्या है? अनुपम वर्मा। कुछ समझ में आया? वो दुकान वाली श्रुति वर्मा, ये दुकान वाला अनुपम वर्मा, और हमारे पड़ोस में हमने उस दुकानों के बारे में बताया किसको था? अब वर्मा आंटी को। मतलब वर्मा आंटी ही हमारा काम बिगाड़ रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बस इत्तेफाक है। राजेश अपना फोन निकालता है और श्रुति वर्मा और अनुपम वर्मा के नाम फेसबुक पर सर्च करता है, जहां ये दोनों ही वर्मा आंटी के रिश्तेदार होते हैं। श्वेता को समझ में आ जाता है कि वर्मा आंटी की ही नजर खाली नजर है। अब क्या करना है? कोई भी खुशी की खबर हो तो काली नजर से बचना है, यानी वर्मा आंटी से बचना है। अरे पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगी। अरे बेटा, एक सीख है, दूर के आदमी को आपकी तरक्की से कम परेशानी होगी, पड़ोसी को ज्यादा। दोनों माँ की बात में हामी भरते हैं और अगला काम चुपचाप करने की कसम खाते हैं, ताकि आगे से वर्मा आंटी कोई काम ना बिगाड़ सके। गपोड़ी बहू। उमा जी की बहू पिंकी को गप्पे मारने की बहुत आदत थी। वो जब भी किसी के बारे में बातें करती तो बड़े बड़े गप्पे फेंका करती। आसपास के सब लोगों को पता था कि पिंकी बहुत बड़ी गपोड़ी बाज है। लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं किया करते थे, लेकिन हाँ, उसकी बातें सुन सुनकर हंसते बहुत थे। अरे बहू, पड़ोस वाली शर्मा जी है ना, उनकी बेटी का जन्मदिन है, तुम भी चली जाना। ठीक है मम्मी जी, ये तो बता दो गिफ्ट में लेकर क्या जाना है? अरे लेकर क्या जाना है, 250 का लिफाफा दे देना, बस काफी है। अरे मम्मी जी, अच्छा लगेगा क्या? पड़ोसी हैं हमारे, हमें कुछ बड़ा लेकर जाना चाहिए। अरे बहू, इतना काफी है। जानती हैं आप, मेरे मायके में जब पड़ोस में किसी की बर्थडे होती थी ना, तो मम्मी कुछ ना कुछ गोल्ड का ही देकर भेजती थी। पड़ोसी के बर्थडे में सोना? कैसी बातें करती हो। और नहीं तो क्या, आपकी तरह थोड़ी ना लिफाफा पकड़ा दिया। पिंकी शर्मा जी की बेटी के जन्मदिन में चली जाती है। अरे आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो साड़ी में। जी मैं तो लहंगा पहनकर आने वाली थी, मम्मी जी नहीं मानी। अरे बेटा, बर्थडे पार्टी में तो साड़ी चल जाती है, मेरा मतलब कोई शादी थोड़ी ना है। कैसी बात कर रही हैं आप आंटी जी? मेरे मायके में तो छोटे छोटे फंक्शन भी हम लोग लहंगा बनवाते थे बुटीक से, डिजाइन करवाकर। चाहे पड़ोस में किसी का जन्मदिन हो, मेरी मम्मी हमेशा बुटीक से नया लहंगा डिजाइन करवाती थी। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा, ये तो तुमने आज बड़े कमाल की बात बताई। अरे जाने दीजिए, कोई बात नहीं। और बताइए, आपकी बेटी नजर नहीं आ रही? अरे भाभी, मैं यहाँ हूँ, ये देखिए मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। ठीक ही है, मतलब बर्थडे के हिसाब से थोड़ा हल्का है ना। अरे भाभी, इतना सुंदर गाउन पहना है मैंने। मैं ना शादी से पहले अपने बर्थडे पर हमेशा जरी वाला लहंगा पहना करती थी, यही मैं तुम्हारी मम्मी को भी बता रही थी। इसके बाद केक काटने का प्रोग्राम शुरू होता है। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। शर्मा जी की बेटी का केक देखकर पिंकी से रहा नहीं जाता। उसके अंदर का गपोड़ी बाज बाहर निकल कर आ जाता है। अरे इतना छोटा सा केक! अरे बेटा, मेहमानों के हिसाब से ही है, जितने लोग इतना बड़ा केक। आंटी जी, कम से कम 4 या 5 मंजिल वाला केक तो बनाना चाहिए था। आपकी बेटी का बर्थडे रोज रोज थोड़ी ना आता है। मेरे बर्थडे पर हमेशा पापा 4 केक बनवाते थे, सारे केक 4-4 मंजिल के होते थे। वहां पर सारे लोग उमा जी के मोहल्ले के ही थे और वो पिंकी के गप्पे मारने की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए सब लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे, लेकिन किसी ने पिंकी से कुछ नहीं कहा। एक दिन सुबह सुबह पिंकी ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
उनके आने की तैयारी करो, अच्छा अच्छा खाना बनाओ। वैसे कब तक आएंगे? मम्मी जी फ्लाइट से आ रहे हैं, कल शाम को 4 बजे की फ्लाइट है। फ्लाइट? लेकिन बेटा तेरा मायका तो यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। तेरे मम्मी पापा फ्लाइट से कब से आने लगे? अरे मम्मी जी आपको पता नहीं है, मेरे मम्मी पापा ना आधे घंटे की दूरी के लिए भी फ्लाइट का टिकट बुक करवाती है। अरे गप्पे थोड़े कम मारा करो बहू। कोई फ्लाइट से तब आएगा ना जब यहाँ पर एयरपोर्ट होगा। तुम्हारी मम्मी क्या उड़कर आएगी घर में? अरे हाँ मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई थी। वो क्या ना, मेरे मम्मी पापा हमेशा फ्लाइट से ही ट्रैवल करते हैं, तो मेरे दिमाग से ही निकल गया था। अगले दिन पिंकी के मम्मी और पापा पिंकी से मिलने के लिए उसके घर आते हैं। आइए आइए जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और समदन जी, हमारी बेटी की कोई शिकायत तो नहीं ना? ठीक से संभाल लिया है ना आपका घर? अरे मेरी बहू बहुत समझदार है, घर का काम बहुत अच्छे तरीके से करती है। बस थोड़ा ज्यादा बोलने की आदत है उसे, आपको परेशान करती होगी ना? बात तो आपकी सही है, उसकी थोड़ा ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा बोलने की आदत है। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी बेटी दिल की बहुत अच्छी है, बस थोड़ा बोलती ही तो ज्यादा है। पिंकी बेटा इधर आओ, देखो तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं। तुमने इनके लिए खाना तो बना लिया ना? वो क्या है ना मम्मी जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो बहू, क्या बात है? डरने की कोई जरूरत नहीं। वो मम्मी जी, मैंने सोचा मम्मी पापा आए हैं तो खाना बाहर से मंगवा लेती हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी तुम किचन में काम करने लग जाती तो अपने मम्मी पापा से बात कब करती। बहुत अच्छा किया। अब तुम अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर आराम से बात करो, मैं अंदर जाती हूँ। शाम का वक्त जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, 3-4 लोग हाथों में खाने के बहुत सारे पैकेट लेकर उमा जी के घर पहुंच गए। अरे भाई कौन है आप लोग? लगता है गलत पते पर आ गए। नहीं नहीं माँ जी, हम तो खाने का ऑर्डर डिलीवर करने आए हैं, यहीं से बुकिंग मिली थी। अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमारे यहाँ तो 2 ही मेहमान आए हैं। आपके हाथ के पैकेट देखकर लगता है इसमें 50 लोगों का खाना है। माँ जी आपने सही समझा, खाना तो इसमें 50 लोगों का ही है, क्योंकि हमें ऑर्डर यहीं से 50 लोगों का मिला है। अरे लेकिन इतना सारा खाना? कहीं मेरी बहू ने अपनी गप मारने की आदत के चलते ऐसा तो नहीं कर दिया? ये खाना आप रख लीजिए और हमें हमारे पैसे दे दीजिए। अच्छा वैसे कितने का बिल बना है? ज्यादा नहीं, बस 10,000 दे दीजिए। उन लोगों की बात सुनकर उमा जी पिंकी को आवाज देकर वहां बुलाती है। जैसे ही पिंकी वहां आती है, खुश होते हुए उन लोगों को वहां पर खाना रखने के लिए कहती है। अरे इतना सारा खाना क्यों मंगवाया बहू? अरे मम्मी जी, मैंने आपको बताया तो था, मम्मी पापा आए हैं तो मैं खाना बाहर से मंगवा रही हूँ। ये बात सही है बेटा, लेकिन 2 लोगों के लिए 50 लोगों का खाना? अरे मम्मी जी, कुछ कम पड़ जाए तो अच्छा थोड़ी ना लगता है, और मेरे मायके में तो ऐसा ही होता है, एक्स्ट्रा खाना मंगवाते हैं हम लोग। तभी पिंकी के मम्मी और पापा वहां पर आते हैं। अरे बेटा, एक्स्ट्रा खाना मंगवाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि 2 लोगों के खाने के लिए 50 लोगों का खाना मंगवा लो। और बेटा, तुम्हारी गप मारने की आदत के चलते 10,000 का बिल आया है। तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? देखो बहू, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना अपनी जगह, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी फेंकना भी गलत है ना। पहली बात तो इतने सारे पैसे लगे, और दूसरी बात खाना वेस्ट होगा। आप लोग ठीक कहते हैं, मैं आज के बाद अपनी इस आदत को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी और अब से गप थोड़ी कम मारा करूंगी। पिंकी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। पिताजी जल्दी चलिए, वरना मैं आज स्कूल में देरी से पहुंचूंगा। मेरी टीचर बहुत गुस्सा करती है। हाँ हाँ बेटा, अभी चलते हैं, बस 2 मिनट रुको। तभी रमेश की पत्नी कमरे से बाहर आती है और रमेश से कहती हैं, सुनिए जी, आज शाम को आप ऑफिस से जरा जल्दी घर आ जाइएगा।
याद है ना, आज आपको मुझे शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाना है। अरे भाग्यवान, इस महीने हाथ जरा तंग है। मेरी मानो तो शॉपिंग का विचार कुछ दिनों के लिए अपने दिमाग से निकाल ही दो। मैं तुम्हें अगले महीने पक्का शॉपिंग कराने ले जाऊंगा। अभी मुझे चलना चाहिए, वरना राजू को स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी। देखिए जी, अब आपके ये बहाने पुराने हो चुके हैं। मैं कुछ नहीं जानती। आज शाम को मुझे शॉपिंग करने जाना है, मतलब जाना है। आगे आपकी मर्जी। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अब तुम पूरा घर सर पर मत उठाओ, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर रमेश अपने बेटे राजू को लेकर वहां से चला जाता है। घर से निकलने के लिए रमेश जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल शुरू करता है, तभी उसकी माँ उसे आवाज देकर कहती है, अरे रमेश, आज शाम को मुझे कुछ पैसे दे देना। याद है ना, मैंने तुझसे कहा था कि मुझे मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना है। अरे माँ, मेरी तनख्वाह आने में अभी 10 दिन बचे हैं। अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। हाँ, मेरी तनख्वाह मिलते ही मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। रमेश की माँ चिढ़कर कहती हैं, अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने तेरे भरोसे मंदिर के पुजारी जी से वादा कर दिया है और तू कह रहा है कि पैसे नहीं है। अब मैं पुजारी जी को क्या जवाब दूंगी? तुझे तो मेरी इज्जत की भी कुछ परवाह नहीं है। अच्छा ठीक है माँ, अब तुम गुस्सा मत करो, मैं शाम तक कुछ इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है। फिर दोपहर को जब रमेश अपने दफ्तर में बैठा होता है, तब उसे अपनी पत्नी और माँ की बातें याद आती हैं। रमेश अपने दफ्तर के एक साथी मोहन से कुछ रुपए उधार मांगता है। अरे भाई मोहन, मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मुझे कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है। मुझे कुछ दिनों के लिए क्या तुम रुपए उधार दे सकते हो? अरे रमेश भाई, मैं तुम्हें पैसे उधार तो दे सकता हूँ, लेकिन मुझे वक्त पर पैसे लौटा देना। वैसे भी मेरा मानना है कि दोस्ती यारी में कभी पैसों का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि उधार प्रेम की कैंची है। मैं नहीं चाहता कि पैसों को लेकर हमारा रिश्ता खराब हो। अरे मोहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे वक्त पर लौटा दूंगा। फिर मोहन रमेश को पैसे दे देता है। शाम को घर आकर रमेश कुछ पैसे अपनी माँ को देता है और साथ ही अपनी पत्नी को भी शॉपिंग कराने बाजार लेकर जाता है। रमेश की पत्नी और उसकी माँ का स्वभाव जरूरत से ज्यादा खर्चीला होने के कारण दोनों हमेशा बेवजह पैसे खर्च करती हैं। फिर एक दिन, सुनिए जी, अगले हफ्ते हमने छुट्टियों में कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया था। आपने पैसों का इंतजाम कर लिया ना? अरे अभी कहाँ, अभी तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। हम कभी और चले जाएंगे। देखिए जी, मैंने सभी सहेलियों से कह दिया है कि मैं बाहर घूमने जा रही हूँ। अगर मैं नहीं गई तो सब मुझ पर हंसेंगी। आप कहीं से भी पैसों का इंतजाम कीजिए जी। इतना कहकर रमेश की पत्नी वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रमेश की माँ भी तीर्थ यात्रा जाने की जिद करती है और रमेश से पैसे मांगती है। फिर अगले दिन रमेश एक सेठ से पैसे उधार लेकर अपनी पत्नी और बेटे को घुमाने ले जाता है और अपनी माँ को भी तीर्थ यात्रा पर भेज देता है। लेकिन जैसे ही रमेश अपनी छुट्टियां बिताकर वापस आता है, कर्जदार उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। इतना ज्यादा कर्ज एक साथ अपने ऊपर देख रमेश काफी परेशान रहने लगता है। फिर एक दिन राजू की स्कूल की फीस वक्त पर न भर पाने के कारण रमेश को स्कूल में बुलाया जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल साहब रमेश को सख्त हिदायत देते हैं कि अगर वक्त पर स्कूल की फीस नहीं भरी गई तो उनके बेटे का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। अपने बेटे की स्कूल की फीस भरने के लिए रमेश अपने दोस्त गिरधारी से कुछ पैसे उधार ले लेता है और स्कूल की फीस भर देता है। रमेश की माँ और उसकी पत्नी खर्चे और घर की जिम्मेदारी संभालते संभालते धीरे धीरे रमेश पूरी तरह कर्ज में डूब जाता है। और तभी एक दिन दफ्तर में काम करते समय रमेश की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसे जल्दी से पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। रमेश के घर वालों को ये बात पता चल जाती है तो वे सभी अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल के डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं, देखिए,
देर रात तक जागने और जरूरत से ज्यादा काम करने की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था। बेहतर यही होगा कि इन्हें कुछ दिनों के लिए पूरी तरह आराम करने दिया जाए। रमेश की हालत देखकर उसके बेटे राजू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी दादी और माँ से कहता है, माँ, दादी, मैं इतना छोटा हूँ, फिर भी मैं इतना समझता हूँ कि पिताजी दिन रात दफ्तर में काम करके पैसे कमाते हैं। पिताजी अकेला पूरा घर संभालते हैं और आप दोनों अपने फिजूल के खर्चों के लिए उन पर दबाव डालते रहते हैं। आज पिताजी की हालत के जिम्मेदार तो आप दोनों हैं। राजू की समझदारी भरी बातें सुनकर रमेश की माँ और पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद रमेश की तबीयत एकदम अच्छी हो जाती है और वो पहले की तरह अपने काम पर जाने लगता है। रमेश की माँ और पत्नी अब उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं देते और ना ही उससे किसी चीज की मांग करते हैं। फिर देखते ही देखते रमेश अपने कर्ज के सारे पैसे चुका देता है। उसकी जिंदगी पहले की तरह अच्छी हो जाती है और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। शिक्षा, हमारे रिश्ते एक तराजू की तरह होते हैं जिसकी दोनों ओर जिम्मेदारी और समझदारी का वजन बराबर होना चाहिए।